हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू iExamB। डेली पीपीडी एनालिसिस के आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है, जहां पे हम लोग देखेंगे 11 फरवरी 2023 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। यह हमारा बीपीडी ड्राफ्ट जो आप हमारी वेबसाइट iexamb.com पे जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। यह आपको दोनों भाषाओं हिंदी और इंग्लिश के साथ साथ तीनों फॉर्मेट डेली, वीकली और मंथली में उपलब्ध रहता है। ठीक है, तो आप किसी भी भाषा में जाकर इसको पढ़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आप सभी को पता है, हम डेली जब एनालिसिस वीडियो बनाते हैं तो लास्ट में 2 क्वेश्चंस आपके लिए छोड़ते हैं, जिसके आंसर्स आपको कमेंट सेक्शन में देने होते हैं। उन्हीं में से पहला क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए कल दिया था वह है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट हैव एन ऑब्जर्वर स्टेटस इन SCO, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन में इन पांचों में से वो कौन सी कंट्री है जिसके पास ऑब्जर्वर स्टेटस का दर्जा हासिल नहीं है, यानी कि ऑब्जर्वर स्टेट्स इन पांचों में से कौन सा नहीं है। अब ये क्वेश्चन मैंने क्यों दिया था, क्योंकि आप सभी को पता होगा अभी हाल ही में हमारे जो कैग हैं यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इन्होंने मिडिल ईस्ट की 2 कंट्रीज कजाकिस्तान और ताजिकिस्तान के साथ 2 MOUs को साइन किया था ऑडिटिंग के क्षेत्र में। यानी कि ऑडिटिंग के क्षेत्र में एक्सपर्टीज जो भी हैं जिस कंट्री की, इन तीनों में से वो शेयर की जाएंगी और उसमें किस तरीके से ऑडिटिंग करनी चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, ट्रेनिंग देना, ये सारी की सारी चीज़ें आपस में शेयर किया जाएगा। तो इस चीज़ को लेकर के 2 MOU साइन किए गए थे। तो वहाँ पे SCO चर्चाओं में आ गया था। अब SCO क्या है, उससे पहले कैग के बारे में देख लेते हैं। कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 148 में इसके बारे में बताया गया है। वर्तमान में हमारे कैग गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, जो कि भारत के जो जम्मू एंड कश्मीर है उसके पहले LG थे। गिरीश चंद्र मुर्मू वह वर्तमान में भारत के कैग हैं, जो कि 14 नंबर के कैग हैं। इन्होंने अपना कार्यभार 8 अगस्त 2020 को कैग के तौर पे संभाला था। ओके, आई होप आपको इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं SCO शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें टोटल 8 स्टेट्स हैं, यानी कि 8 मेंबर्स हैं और उसके साथ साथ 4 कंट्रीज हैं जिनको यहाँ पे ऑब्जर्वर स्टेटस दिया गया है। पहले देखते हैं कि 8 वो कंट्रीज कौन कौन सी हैं। तो 8 कंट्रीज कौन कौन सी हैं? रसिया, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान और बाकी 4 मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं। कौन कौन सी? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो टोटल 8 कंट्रीज हैं जिनको SCO में फुल फ्लेश्ड मेंबरशिप का दर्जा हासिल है। और SCO का हेडक्वार्टर आपको बीजिंग यानी कि चाइना में देखने के लिए मिल जाएगा। रसिया, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। इसके अलावा 4 कंट्रीज जिनके पास ऑब्जर्वर स्टेटस है इस SCO में, वह कंट्रीज कौन कौन सी हैं? ईरान, बेलारूस, अफगानिस्तान और मंगोलिया। ये 4 कंट्रीज हैं जिनके पास ऑब्जर्वर स्टेटस है। इसके अलावा बची रसिया के पास ऑब्जर्वर स्टेटस नहीं बल्कि एक फुल फ्लेश्ड मेंबर इस SCO का है। अब यहीं से आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन मैं छोड़ के जाता हूँ। आप सभी को यह बताना है कि SCO यानी कि शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब की गई थी, यानी कि यह कब फॉर्म किया गया था। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? रिकी केस हैज वन अ ग्रैमी अवार्ड फॉर एल्बम डिवाइन टाइड्स रिसेंटली, इट वॉज हिज डैश ग्रैमी अवार्ड। हाल ही में रिकी केस को ग्रैमी अवार्ड दिया गया इनकी एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए। ये जॉइंटली दिया गया था। ठीक है, इनके साथ एक और व्यक्ति हैं जिनको वह दिया गया था। आप सभी को यहीं से मैं दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ कि वह दूसरे व्यक्ति कौन है जिनको इनके साथ ग्रैमी अवार्ड दिया गया था। ठीक है, रिकी केस पहले भी 2 बार ग्रैमी अवार्ड ला चुके हैं, एक बार 2015 में और एक बार पिछले साल और एक बार अभी। ये 3 बार टोटल ला चुके हैं अपना ग्रैमी अवार्ड। तो यह कौन सा वाला इनका ग्रैमी अवार्ड था? 3rd नंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर C इसका आंसर हो जाएगा। रिकी केस भारत के 4th व्यक्ति हैं जिनको अभी तक ग्रैमी अवार्ड दिया गया है। ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? ग्रैमी अवार्ड म्यूजिक के क्षेत्र में दिया जाता है। जो म्यूजिक के क्षेत्र में एक्सपर्टीज हासिल करते हैं वहाँ पे इस अवार्ड को दिया जाता है। ठीक है, किस कंट्री का ये अवार्ड है ये आपको बताना है। ठीक है, एक क्वेश्चन क्या छोड़ा मैंने इस वाले से कि यह अवार्ड जॉइंटली दिया गया था इस बार डिवाइन टाइड्स के लिए। तो किसको दिया गया था जॉइंटली आपको बताना है। ठीक है, S से उनका नाम शुरू होता है, इतनी हिंट मैं आपको दे सकता हूँ।
तो चलिए शुरू करते हैं। आज देखते हैं सबसे पहले इम्पॉर्टेंट डेज कि सबसे पहले इम्पॉर्टेंट डे आज कौन सा है। इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। साइंस में वुमेन एंड गर्ल्स के योगदान को को एक तरीके से कोमेमोरेशन देने के लिए, उसको एक पहचान देने के लिए इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। इन ऑर्डर टू अचीव फुल एंड इक्वल एक्सेस टू एंड पार्टिसिपेशन इन साइंस फॉर वुमेन एंड गर्ल्स, ताकि साइंस के क्षेत्र में वुमेन एंड गर्ल्स पूरी तरीके से पार्टिसिपेट कर सके और उसमें उनको फुल फ्लैजिंग एक्सेस हो साइंस के क्षेत्र में। तो इस चीज़ के लिए इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है। इस बार यानी कि 2023 के लिए इसकी थीम क्या है? इस बार के लिए इसकी थीम है आइडियाज़, IDEAS, आइडियाज़। अब ये आइडियाज़ का मतलब क्या है आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देगा, इनोवेट, डेमोन्स्ट्रेट, एलिवेट, एडवांस, सस्टेन। तो ये 5 वर्ड्स हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि आइडियाज इस बार की थीम थी, इसमें ई का मतलब क्या है? ई का मतलब है एलिवेट, एस का मतलब क्या है? सस्टेन। इनोवेट, डेमोन्स्ट्रेट, एलिवेट, एडवांस एंड सस्टेन, ये इस बार की थीम है। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने आज के न्यूज़ को। नेशनल सेक्शन से कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ आज नहीं बनी है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंटरनेशनल, यानी कि हमारा अंतर्राष्ट्रीय सेक्शन। ठीक है, देखते हैं क्या न्यूज़ इंपॉर्टेंट बनी है। पहली ही न्यूज़ है, साउथ अफ्रीका डिक्लेयर्ड स्टेट ऑफ डिजास्टर ओवर एनर्जी क्राइसिस। साउथ अफ्रीका में बिजली का या फिर एनर्जी का वहाँ पे क्राइसिस चल रहा है, जिसकी वजह से साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट ने वहाँ पे स्टेट ऑफ डिजास्टर डिक्लेयर कर दिया है। अब स्टेट ऑफ डिजास्टर से होगा क्या? वहाँ पे गवर्नमेंट के पास कुछ ऐसी पावर्स आ जाएंगी कि वो इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर्स वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, बिना किसी ब्यूरोक्रेटिक हर्डल के या बिना किसी अन्य ऑब्स्टेकल के वहाँ पे अपने प्रोसीजर को लोग लागू कर सकते हैं। इसको स्मूथ करने के लिए एक तरीके से उन्होंने यहाँ पे स्टेट ऑफ डिजास्टर को घोषित कर दिया है। ठीक है, जब वहाँ पे पावर कट्स हो रहे थे तो पावर कट्स की वजह से यह उम्मीद की जा रही है कि इस बार की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है साउथ अफ्रीका की, वह 0.3% तक 0.3% हो जाएगी, यानी कि रिड्यूस हो जाएगी इस बार, और 0.3% हो जाएगी इस बार की इकोनॉमिक ग्रोथ उनकी पावर कट्स की वजह से। ठीक है, तो इस नुकसान से बचने के लिए, इसको कोप अप करने के लिए वहाँ पे उन्होंने स्टेट ऑफ डिजास्टर घोषित कर दिया। ठीक है, अभी हाल ही में स्टेट ऑफ इमरजेंसी घोषित कर दी गई थी एक कंट्री में। मैंने कल या परसों की वीडियो में आपको बताया था। क्यों? वहाँ पे हीट वेव्स के चलने की वजह से वहाँ पे क्या हो गया था, फॉरेस्ट में फायर लग गई थी, और फॉरेस्ट में जब फायर लगी तो वहाँ पे कुछ व्यक्तियों की वहाँ पे मृत्यु हो गई। 24 आई थिंक व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी, जिसकी वजह से वहाँ पे स्टेट ऑफ इमरजेंसी को एक्सटेंड किया गया या फिर लगा दिया गया। तो वो कौन सी कंट्री थी? चिली। ठीक है, उससे पहले भी एक और कंट्री है जहाँ पे इलीगल गोल्ड माइनिंग चल रही थी और वहाँ पे बच्चों में काफ़ी मेल न्यूट्रिशन था। इसकी वजह से वहाँ पे मेडिकल इमरजेंसी कुछ ही टाइम पहले उस कंट्री में घोषित की गई है। तो अगर आप लोगों को पता है उस कंट्री का नाम, तो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में उस कंट्री का नाम टाइप करना है। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं आगे। साउथ अफ्रीका की बात चल रही है। साउथ अफ्रीका पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बिल्कुल सदर्न हिस्से में आता है, और वहाँ पे अफ्रीका कॉन्टिनेंट पूरा का पूरा बहुत गरीब देश है, मानव जाति का पालना इसको बोला जाता है इस कॉन्टिनेंट को। तो बेहद गरीब देश है, मतलब बहुत गरीब कॉन्टिनेंट है, सारे की सारी कंट्रीज यहाँ पे बहुत गरीब हैं। लेकिन साउथ अफ्रीका एकमात्र ऐसी कंट्री है जो कि इंडस्ट्रियलाइज्ड है। यहाँ पे औद्योगिक विकास और कंट्रीज की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा हो गए, तो एक इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री कहलाती है साउथ अफ्रीका। यही वो साउथ अफ्रीका है जहाँ पे हमारे महात्मा गांधी जी गए थे, और यहाँ से ये वापस आए थे गांधी जी, कहाँ पे? इंडिया में 1915 को, 1915 में आए थे 9 जनवरी। और इसी दिन हम लोग क्या मनाते हैं? NRI डे मनाते हैं हमारे देश में, नॉन रेजिडेंट इंडियन डे। ठीक है, साउथ अफ्रीका की 3 राजधानी केप टाउन, प्रिटोरिया और ब्लेमफोंटेन। साइरिल रामाफोसा यहाँ के प्रेसिडेंट आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे और क्या क्या चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है। सेकंड जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ बनी है इंटरनेशनल सेक्शन से, गूगल डूडल पेड ट्रिब्यूट टू फर्स्ट फीमेल लीड इन मलयालम फिल्म PK रॉसी। देखिए, गूगल डूडल जो है ना, जो आप गूगल को सर्च, जब आप गूगल एप्लीकेशन को खोलते होंगे या गूगल सर्च इंजन खोलते हैं, तो हमें गूगल का डूडल आता है, और कभी कभी आप लोग देखेंगे कि वहाँ पे अलग अलग इमेजेस बन के आती हैं, क्योंकि वो लोग उनको एक तरीके से ट्रिब्यूट दे रहे होते हैं। ये सारे वो लोग होते हैं जिन्होंने कभी ना कभी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी अचीवमेंट हासिल करी है जो कि लोगों को इंस्पायर कर सकती है। तो इसी चीज़ की वजह से वो टाइम टाइम पे अपने डूडल को चेंज करते रहते हैं। तो कल के दिन गूगल ने क्या किया था, PK रॉसी
इनके लिए वहाँ पे अपने डूडल को चेंज किया था। अब पी के रॉसी कौन है जिसको इन्होंने ऑनर किया था? पी के रॉसी जो है मलयालम सिनेमा जो है हमारे इंडिया का, उसकी पहली फीमेल लीड हैं। कौन? पी के रॉसी। और 10 फरवरी को इनके 120th बर्थ एनिवर्सरी पे इनको कोमेमोरेट करने के लिए, ऑनर करने के लिए गूगल ने अपना डूडल वहाँ पे इनकी इमेज के साथ लगाया था। ठीक है, जो पी के रॉसी हैं इनका जन्म 1903 में हुआ था तिरुवनंतपुरम, जो कि केरला की राजधानी है। उस समय पे तिरुवनंतपुरम को त्रिवेंद्रम कहा जाता था। कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि तिरुवनंतपुरम का पहले का नाम क्या था? त्रिवेंद्रम या त्रिवेंद्रम इसका नाम हुआ करता था। ठीक है, केरला की वर्तमान में कैपिटल सिटी है। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें ये दलित क्रिश्चियन कम्युनिटी से बिलोंग किया करती थी। गूगल की बात करते हैं तो गूगल की स्थापना 4 सितंबर 1998 को हुई थी। कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स में इसके हेडक्वार्टर और वर्तमान में सीईओ इसके हैं सुंदर पिचाई, जो कि एक भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। लैरी पेज और सर्जी ब्रिन इससे क्या हैं? फाउंडर्स हैं गूगल के। केरला की बात करेंगे तो केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम और यहाँ के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन है। ठीक है, 3-4 चीज़ें आपको हर स्टेट के बारे में पता रहनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस देखते हैं क्या आपके लिए रिपोर्ट्स इंडेक्स इंपॉर्टेंट बनी है। इंडिया जम्प्ड 55th प्लेस इन ICAO's एविएशन सेफ्टी ओवरसाइट रैंकिंग DGCA। ICAO की एक एविएशन सेफ्टी ओवरसाइट रैंकिंग आती है, जिसमें बेसिकली वो ये देखते हैं कि कौन सी कंट्री में एविएशन के फील्ड में वहाँ पे कितनी सेफ्टी की जाती है, कि सेफ्टी पे कितना ध्यान दिया जाता है, सेफ्टी पे कितना ओवरसाइट वो लोग करते हैं। तो इसके आधार पर लोग रैंकिंग देते हैं और डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन इस सब चीज़ों को तैयार करते हैं उस पर्टिकुलर कंट्री में। तो DGCA रेगुलेटर के आधार पे, तो उनके डेटा के आधार पे ICAO की जो रैंकिंग जारी की गई, इसमें ये बताया गया कि इस साल इंडिया की रैंकिंग 55th है इसमें, जो कि पिछले बार कितनी हुआ करती थी? 112 से सीधे हम लोग 55th प्लेस पे आ चुके हैं। जो ये रैंकिंग दी जाती है इसका मेन मकसद क्या होता है? सेफ्टी ओवरसाइट ऑडिट प्रोग्राम। बेसिकली ये कि सेफ्टी को ओवरसाइट करते हुए ऑडिट प्रोग्राम है, जिसके तहत ICAO का एक मिशन है, ICAO कोऑर्डिनेटेड वैलिडेशन मिशन। इस मिशन के तहत ये लोग इसमें रैंकिंग देते हैं। इसका एम होता है वहाँ पे सेफ्टी ओवरसाइट करना, उसको ऑडिट करना। ये सब इसका इस प्रोग्राम के तहत किया जाता है। और ये प्रोग्राम कब किया गया था? 9 नवंबर से लेकर 16 नवंबर 2022 तक ये सारा का सारा वहाँ पे किया गया था, जिसके आधार पे इस इंडेक्स को या रिपोर्ट को अभी हाल ही में रिलीज़ किया गया है, जिसमें इंडिया की रैंकिंग 55th है। ठीक है, लास्ट ईयर मिशन टू इंडिया कवर्ड द एरियाज ऑफ कौन कौन से? LEG, ORG, PEL, OPS, AGA, इन सब एरियाज को कवर किया था। अब ये AIR, ये सारे के सारे कौन कौन से एरियाज हैं आपको आगे बताऊंगा। तो LEG मतलब क्या है? प्राइमरी एविएशन लेजिस्लेशन एंड स्पेसिफिक ऑपरेटिंग रेगुलेशंस। ORG मतलब है सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। PEL मतलब है पर्सनल लाइसेंसिंग एंड ट्रेनिंग। OPS मतलब है एयरक्राफ्ट ऑपरेशंस। AGA मतलब है एरोड्रोम एंड ग्राउंडेड। एंड एयर का मतलब है एयरवर्दीनेस ऑफ एयरक्राफ्ट। तो इन सारे के सारे क्षेत्रों में लोग ध्यान देते हैं, उस आधार पे लोग रैंकिंग देते हैं कि कौन से कंट्री ने एविएशन के लिए कितने सेफ्टी कंसर्न्स को ध्यान में रखा है। DGCA यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन की बात करते हैं तो अरुण कुमार वर्तमान में DG हैं इसकी पेरेंट एजेंसी यानी कि किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंतर्गत काम करता है, जिसके वर्तमान में मंत्री कौन है? सुरेश प्रभु हैं इसके मिनिस्टर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स, पुरस्कार सम्मान की तरफ बढ़ते हैं। ATMA प्रेजेंटेड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड टू MRFs KM मेनन। तो MRF लिमिटेड आपको पता है, उसके टायर्स आते हैं। तो इनके हैं कौन? KM मेनन, जो इसके फाउंडर हैं KM मेनन। इनको अभी हाल ही में ATMA ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द इंडियन टायर इंडस्ट्री की। भारत में जो टायर इंडस्ट्री है उसमें इनका जो भी योगदान रहा है उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए। ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, ATMA का मतलब क्या है? आत्मा मतलब ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन है। उन्होंने इनको MRF के जो फाउंडर हैं KM मेनन को, इनको इसके लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अभी हाल ही में दिया है। ठीक है, इतना ही आपको इसमें याद रखना है। और MRF की स्थापना 1946 में हुई थी, हेडक्वार्टर चेन्नई तमिलनाडु, और फाउंडर इसके KM मेनन मैपिलाई। ठीक है,
इतना ही आपको इसमें याद रखना था। अब आगे बढ़ते हैं स्पोर्ट्स। डेक अप नसो थर्ड खेलो इंडिया विंटर गेम्स इन गुलमर्ग स्पार्क्स ओलंपिक ड्रीम्स। थर्ड खेलो इंडिया विंटर गेम्स स्टार्ट हुए अभी कहाँ पे, गुलमर्ग में, गुलमर्ग। और थर्ड खेलो इंडिया यूथ गेम्स और यूनिवर्सिटी गेम्स भी स्टार्ट हुए अभी हाल ही में। आपको बताना है कहाँ पे। देखिए पढ़ते हैं कि खेलो इंडिया क्या है। देखिए न्यूज़ तो इतनी सी बनेगी। थर्ड क्या है, खेलो इंडिया विंटर गेम स्टार्ट हुए कहाँ पे, गुलमर्ग में, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में। असली चीज़ क्या है खेलो इंडिया के बारे में, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। सबसे पहले जानते हैं तो फर्स्ट एडिशन है खेलो इंडिया विंटर गेम्स का, यह लेह में हुआ था। ठीक है, लेह और गुलमर्ग इन दोनों जगह पे हुआ था फरवरी मार्च 2020 में। और जो सेकेंड एडिशन था इसका वह कहाँ पे हुआ था, गुलमर्ग में हुआ था। और थर्ड वाला भी गुलमर्ग में ही हो रहा है। अब खेलो इंडिया क्या है, खेलो इंडिया बेसिकली एक नेशनल प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स, यानी कि भारत में स्पोर्ट्स को डेवलप करने के लिए एक प्रोग्राम है जिसको हम लोग खेलो इंडिया बोलते हैं, ताकि यूथ्स में और बच्चों में खेल की भावना, खेल के कल्चर को जागृत किया जाए और लोग भविष्य में बड़े होने के बाद या फिर बचपन से ही खेल के प्रति अपनी इच्छा जताएं और उसकी तरफ अपना पार्टिसिपेट करें खेल में, उसमें अपना योगदान दें, महत्वपूर्ण योगदान दें, जिससे कि भारत में स्पोर्ट्स के क्षेत्र को और भी ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। इस उद्देश्य के साथ खेलो इंडिया प्रोग्राम चलाया गया था। 2018 में इसको लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। इसके 3 एडिशन यानी कि 3 कैटेगरीज होती हैं खेलो इंडिया गेम्स के तहत। कौन कौन से, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स और खेलो इंडिया विंटर गेम्स। ये 3 तरह की कैटेगरीज आपको इस खेलो इंडिया वाले कैंपेन में देखने के लिए मिल जाती है। ठीक है, इतनी जानकारी आपको यहाँ से मिलती है। अब लास्ट में आपके लिए 2 क्वेश्चंस जिसके आंसर्स आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देने हैं। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग अंडर G20 हेल्ड इन। G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है, इसके तहत पहली टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग इन 5 में से किस स्टेट में संपन्न हुई, आपको बताना है। राफेल वराने इन्होंने अभी हाल ही में रिटायरमेंट ले लिया, कौन से स्पोर्ट्स से लिया आपको यह भी बताना है कि कौन से स्पोर्ट्स वो खेलते थे और कहाँ से इन्होंने रिटायरमेंट अभी हाल ही में लिया। ठीक है, दोनों क्वेश्चंस आपके सामने हैं, आंसर्स आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं। मैं चाहता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट करें और जितना जानते हैं आप इस क्वेश्चन के आंसर्स के बारे में उतना ज़्यादा इसमें लिखें। केवल आंसर ही नहीं लिखना है बल्कि उसके बारे में कोई एक्स्ट्रा पॉइंट अगर आप लोग जानते हैं उसको भी नोट डाउन कर लीजिए, उसको लिख लीजिए। ठीक है, लास्ट में एक इंपॉर्टेंट काम आपको करना है, टेलीग्राम में जाकर के SSCB इस चैनल को सर्च करके इसको ज्वाइन कर लेना है, ताकि आपको इंपॉर्टेंट कंटेंट टाइमली मिल जाए, आप लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकें और सारी चीज़ें वहाँ पे कर सकें। साथ ही साथ आपको टेलीग्राम पे BPDF सर्च कर लेना है, इसको भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड सारी चीज़ें मिलती रहती हैं। ठीक है, साथ ही आपको हमारा ये YT चैनल जिस पर अभी वीडियो देख रहे हैं इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेंगे ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। ठीक है, यह इंपॉर्टेंट आपको काम आपको करना है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर बताना नीचे। कोई आपके सुझाव है तो आप लोग दे सकते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने में ट्राई ज़रूर किया जाए। आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट, ताकि बी 50% फास्ट। थैंक यू ऑल।